वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हमारा है ये पार्ट 1। अगर आप एसएससी या बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं बात करूं बैंक एग्जाम की तो बैंक के अंदर पूरे मिलते हैं आपको 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का आपको पूछने वाले हैं वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। एसएससी के अंदर भी ये टॉपिक आता है, लेकिन उसका नाम हो जाता है पैराजंबल। कभी कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी आ सकता है। बस अंतर इतना है, बैंक में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा ज्यादा और एसएससी में थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कितने टाइप्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये हमारे बैंक के अकॉर्डिंग रहेगी। बैंक एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी के लिए भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे इस वीडियो के बाद में। आज हमारा ये पार्ट 1 है। तो देखते हैं हमारा क्या क्या टाइप हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, जो सबसे पहला टाइप है वो कुछ एरर फॉर्मेशन में। आप सभी ने एरर डिटेक्शन किया होगा, आपको पता होगा उसमें क्या होता है। एक सेंटेंस होता है और उसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक उसी की तरह यहां भी क्या है, एक सेंटेंस होगा, एक नहीं बल्कि एक एक करके क्या होगा, सेंटेंस को डिवाइड कर रखा होगा। जैसे एरर में पूछते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, कुछ वैसा ही होगा एग्जाम में कि एक सेंटेंस यहां लिखा गया होगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस यहां, फिर एक यहां और फिर एक यहां। यहां पर वाक्य को, सेंटेंस को आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा और बताना होगा कि इनका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। इसका आंसर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि लिखा होगा ABCD है या BCDA है। इस प्रकार के आपके ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से एक चुनना होगा। कुल मिला के आपको रीअरेंजमेंट करनी है। जैसे आगे देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या होता है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे देता है सेंटेंस ABCDE, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताइए रीअरेंजमेंट के बाद इनमें से कौन सा सेंटेंस हमारा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड है, कौन सा फिफ्थ है या कौन सा लास्ट है। तो इसमें भी आपको क्या करनी होगी, रीअरेंजमेंट। इसके बाद एक थर्ड टाइप भी आता है जिसके अंदर वो क्या करता है, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हो जाता है हमारे पास फिक्स, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट और जो लास्ट सेंटेंस होता है वो तो होता है फिक्स, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, कोई शफलिंग यहां नहीं करनी है। और जो बीच में सेंटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल ABCD, बस इन्हीं को ही आपस में क्या करना है, आपको चेंज करनी होगी पोजीशन, ठीक है। एक हमारे पास ये टाइप हो गया। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में कैसे आते हैं क्वेश्चन, एसएससी में आपके आते हैं सिर्फ ABCD करके। फॉर एग्जांपल आपको वहां पर 4 सेंटेंस दिए गए होंगे। जैसे नंबर 1 लिखा हमने A, उसके बाद B, देन वी हैव C, देन वी हैव D, ठीक है। और आपको इनको शफल करना है। आपको देखना होगा कि इनका रीअरेंजमेंट क्या है, कि पहले स्टार्टिंग वाला आएगा, फिर मिड वाला, फिर लास्ट वाला, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं एसएससी में बस 4 ही सेंटेंस का खेल है, लेकिन बैंक में ज्यादा है। अब सवाल आता है कि इन शब्दों को हम रीअरेंज कैसे करें। काफी लोग इनको रीअरेंज कैसे करते हैं, कॉन्टेक्चुअली। उनको पढ़ने में जैसा जो ठीक लग रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क कर देते कि भाई पढ़ने में हमें ये ठीक लग रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना होता। जब भी एग्जाम में आपके पास आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे पास आपने जो सेंटेंस पढ़ा है क्या वो स्टार्टिंग पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है। फिर आपको देखना है क्या वो ऐसा भाग है जो बीच में आ सकता है वाक्य के, मिड वाला है। देन आपको देखना है कि क्या वो लास्ट पार्ट है। रीअरेंजमेंट ऐसे कभी नहीं करते कि पहले आप पहला ही ढूंढो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, नहीं, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको जो जो वाक्य कनेक्ट हो रहा है वही लिखते जाना है, बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको मैच कर लेंगे। आपके पास जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है 3 भागों में। नंबर 1 कि उसका फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या है, फिर मिड वाला देखेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या होना चाहिए। तो आप सभी को पता है किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कैसा होगा,
इंट्रोडक्शन आपको बताएगा। यहां लिख लेंगे आप इंट्रोडक्शन। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा हमें क्या बताता है, इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता है। लिखिए इंट्रोडक्शन। कुल मिला के ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये आपको कोई ना कोई किसी प्रकार की जानकारी यानी कि किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा ही देगा, आपको कुछ बताएगा वाक्य के बारे में, हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन सच बताऊं, एग्जाम में हमें ये सारी बात याद नहीं रहती है। हम भूल जाते हैं कि कौन हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है, कौन सी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा वाक्य इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम कुछ जो ग्रामर की चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। ग्रामर की यहाँ पर हम हेल्प ले लेते हैं। देखिए, जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग वाला होता है, उसकी हमेशा स्टार्टिंग होगी किससे, एक नाउन से। ये आप ध्यान रखना, किससे होगी, एक नाउन से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाएगी। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम ये भी भूल जाते हैं कि इनमें से नाउन कौन सा है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। देखिए, नाउन की क्वालिटी होती है कि नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं मिल जाता है ए एन, तो आप समझ जाना ए एन के बाद क्या आता है, नाउन। तो आपको क्या मिल गया, नाउन मिल गया। या फिर अगर आपको वाक्य मिल जाता है द, तो आपको पता है द के बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा। तो यहाँ भी आपको क्या मिल गया है, एक नाउन मिल जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो वाक्य की शुरुआत होगी वो किससे होती है, आपकी नाउन से हो जाएगी। ये सब हमारे बिगिनिंग के अंदर, स्टार्टिंग पार्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर कभी ऐसा हो कि आपके ऑप्शन में ये वाला भी है और ये भी है, तो ध्यान रखना, दा का जो यूज होता है वो होता है किसी बात पे जोर डालने के लिए, किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो ये होगा, और जो सेकंड वाक्य होगा वो ये हमारे पास हो सकता है। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी होगा एग्जाम में कि आपके पास नाउन अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोनाउन का सहारा लेंगे। आपको पता है कि नाउन की जगह पे जो शब्द यूज हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अगर किसी कंडीशन में नाउन है ही नहीं, तो फिर हमारा क्वेश्चन किससे बनेगा, प्रोनाउन से बन जाएगा। प्रोनाउन आपके स्टार्टिंग में भी आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अभी आपको बता दिया स्टार्टिंग किससे होती है, नाउन से होती है। आपको एक ऐसा सेंटेंस पिक करना है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, कोई इंट्रोडक्शन है। अगर ये बात भूल जाए, नहीं मिल रहा, तो आपको फोकस करना है नाउन पे। जिसमें ए एन आ रहा है वो भी नाउन होगा, जिसमें द आ रहा है वो भी क्या होगा, आपका नाउन होगा। फिर बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन कैसे होते हैं, प्रोनाउन का पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट में समझिए प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, दिस, दैट, है ना, दीज, दोस, ठीक इसी प्रकार से ही, शी, और क्या, इट। और भी काफी सारे प्रोनाउन है हमारे पास, वो आपको समझने होंगे। कुल मिला के अगर आपके पास नाउन है तो स्टार्टिंग नाउन से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि नाउन अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग हमारे पास प्रोनाउन से भी हो सकती है। इन शॉर्ट, जो बिगिनिंग होती है वो नाउन या प्रोनाउन से होती है आपके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाए। अब आ जाते हैं कि मिड पार्ट में क्या होता है। देखिए, जो हमारा मिड पार्ट होता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पेयरिंग करनी है। पेयर, आपको वाक्यों को आपस में क्या करना है माय डियर, जोड़ना है। और पेयरिंग हम किससे कर सकते हैं, एक चीज है ग्रामर की, बताओ क्या है, कंजंक्शन। और आपको जो पेयरिंग करनी है किससे करनी है, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। चलिए देख लेते हैं हमारे पास कंजंक्शन कौन कौन से। जैसे कि पहले हम कंजंक्शन बात करेंगे एडिशन वाले। ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी वाक्य की शुरुआत एंड से हो रही है, तो क्या वो किसी भी कंडीशन में पहला वाक्य हो सकता है, नहीं, वो पहला वाक्य कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर एंड लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, और, यानी कि इससे पहले भी कुछ आएगा और इसके बाद भी कुछ चीज सेंटेंस आना चाहिए, फर्स्ट कभी नहीं आएगा। अब एक बात और समझिए, एंड से पहले और बाद में जो भी आप ग्रामर लगाएंगे वो सेम होने चाहिए। कुल मिला के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लगाओगे एंड से पहले और एंड से बाद में, वो सेम आनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअली सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंड से पहले आपने कोई पॉजिटिव बात करी है तो एंड के बाद भी कुछ पॉजिटिव ही लगाना होगा। अगर एंड से पहले आपने कुछ नेगेटिव बात करी है तो उसके बाद भी आपको कोई नेगेटिव बात लगानी होगी। ये बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास नाउन का। ठीक है, समझ में आया। तो वही बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर आपने शब्द लिखे हैं, चाहे वो एंड हो, इन एडिशन टू, या फिर आपका फर्दरमोर हो, मोर ओवर है, बिसाइड्स, टू, ऑल्सो, अनदर, इक्वली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, ये सब बताते हैं कि आप करने की बात पहले भी कर चुके हैं।
मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसका क्या मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पहला एग्जाम्पल बोला है, मैंने कहा कि ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, यानी कोई ना कोई बात चल रही है जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल देने पड़े। इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, मिड में हो रहा है, ये कंजंक्शन है, इनसे पहले कोई ना कोई बात बोली गई है। हमने कहा दोबारा से इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है ना, वी हैव लॉन्च दिस पॉलिसी अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं पहले भी इसको लॉन्च किया गया होगा। हमने कहा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, इसका मतलब क्या है, अगर नेक्स्ट टॉपिक ये है यानी कि इससे पहले भी कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जो किसी रीअरेंजमेंट के मिड में ही आ सकते हैं, बिगिनिंग इनसे कभी भी नहीं हो सकती है। एक बात और समझिए, आपके जो कंजंक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक अभी आपने देखा कि अगर पहले पॉजिटिव बात है उसके बाद पॉजिटिव, पहले कुछ नेगेटिव है तो उसके बाद भी नेगेटिव, राइट। एक कंजंक्शन आपके होते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाले, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास बट जैसे मैंने कहा कि जीवन में हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, हर एक सुख सुविधा लेना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। तो बातों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसे शब्द, ऐसे कंजंक्शन जिनका यूज तब किया जाता है जब आप बताते हैं कि बातों में क्या है, विवाद है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्लास में एक भी दिन नहीं आता, उसके बावजूद भी उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, बातों में क्या है, विवाद है। ऐसे में आप यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। इसमें आपको याद क्या करना है, मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट बट की कंडीशन क्या है, अगर बट से पहले आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस लगाया है तो इसके बाद कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर बट से पहले आपने कोई पॉजिटिव सेंटेंस लगाया है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये सारे शब्दों में यही रूल है, आपको ध्यान रखना है। जो बात बोली गई है उसकी ऑपोजिट अगली बात बोली जाएगी, सेम नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, विवाद होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अगर आपको दो वाक्य ऐसे मिलते हैं जहां पर विवाद हो रहा है तो आप समझ जाएंगे उनके मिड में क्या आएगा, ये सारे शब्दों का यूज किया जा सकता है, कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बट लिखा हुआ है ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ, आपका नॉट विद स्टैंडिंग हुआ, हाउ एवर है, नेवरदलेस है। अच्छा, एक शब्द आपको बताना चाहेंगे, इन स्पाइट ऑफ, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। एक वर्ड आपने सुना होगा डिस्पाइट। एक्चुअली होता क्या है, काफी बार एग्जाम के अंदर डिस्पाइट ऑफ लगा के दे देते हैं, जो कि एकदम गलत होता है। आप समझिए, जो ये डिस्पाइट है इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी, और डिस्पाइट का ही मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इसमें इनबिल्ट होता है। जैसे कहा ना कि बारिश होने के बावजूद भी वो पढ़ाई करने आया था, तो क्या है, बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पर येट है, ऑन वन हैंड, ऑन अनदर हैंड। जैसे कहते हैं ना कि एक और तो आप बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगे, दूसरी आप बोल रहे हैं कि आप फ्री ही नहीं है, तो मदद कहां से करोगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। चलिए अगला आप देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट आपका क्या आता है, कंक्लूजन। किसी भी वाक्य का जो लास्ट वाक्य होगा वो कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष बताने वाला होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, एंडिंग पोर्शन होना चाहिए। आखिरी वाक्य में कोई ना कोई रिजल्ट की बात होगी, कोई ना कोई कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष निकलेगा। बहुत सिंपल शब्दों में किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल जाता है सो दैट, विद द रिजल्ट दैट, दस आ जाए, कॉन्सिक्वेंटली आ जाए, हैंस, अकॉर्डिंगली, फॉर दिस रीजन, देयरफॉर, इन शॉर्ट आ जाए, इन कंक्लूजन है सो, बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, इन अदर वर्ड्स, देन, फाइनली, इन ब्रीफ या फिर अकॉर्डिंगली। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या है कि आप अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, यानी कि ये वाक्य आखिरी हो सकता है, लेकिन मगर हम इसको रट नहीं सकते। क्यों? एग्जाम में ऐसा भी देखा गया है कि एक नहीं दो वाक्य में लिखा हुआ है 10, पहले वाक्य में 10 आ गया, सेकंड वाक्य में 10 लिखा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि एक वाक्य हमारे पास क्या है, लास्ट होगा, और एक वाक्य हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड लास्ट होगा। ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ये बताते कि कोई बात खत्म हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा आखिरी में ही आएगा। नहीं, हो सकता है पूरे पैसेज में दो बातों को कंक्लूड कर रहा हो, पहले वाले में 10 लगाया हो, दूसरे वाले में कुछ दूसरे शब्द लगाया गया हो, तो उनका मतलब बस यही है इन शब्दों का कि कोई बात आप समाप्त कर रहे हैं। चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये आपको अंत में ही मिलने वाले हैं। अब देखिए, काफी समय हो गया, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या बात ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको नाउन चेक करना है। काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि नाउन ही आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो देन वी विल चेक
प्रोनाउन, राइट। नंबर 2, आपको मिड में पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं। यू हैव टू फाइंड कंजंक्शन। दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक तो वो जिसमें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, यानी जिनके पहले और बाद में सेम कॉन्टेक्चुअल बात हुई हो। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन आते हैं, जिनकी स्टार्टिंग और बाद में एकदम ऑपोजिट बात या ऐसी बात जो कॉन्ट्रडिक्शन शो करती हुआ आएगा। नंबर 3, अंत में जो बात होती है वो कंक्लूजन, निष्कर्ष को बताती है, जिसमें मैंने आपको काफी सारे वर्ड बता दिए हैं, जैसे दस है, देयरफॉर है, इस प्रकार से। अब आपके सामने आ जाता है हमारे आज का पहला क्वेश्चन। आज आपका काफी बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है, तो आज हम बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आपको मुझे बताना है कि इनका करेक्ट रीअरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि इनका करेक्ट रीअरेंजमेंट क्या होगा। आराम से आप 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए और मुझे बताइए क्या होगा। करेक्ट सीक्वेंस आप मुझे बताइए इनका रीअरेंजमेंट। एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, टेक योर टाइम, इसको रीअरेंज करिए और चेक कीजिए जो आपने रीअरेंज करा है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। बोला गया है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हैज बीन वन रीजन। ये बोल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी ना, एक रीजन तो वो था। एक बात हमेशा याद रखना, रीजन कभी स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता। पहले कोई काम होता है, उसके बाद आप रीजन देते हैं कि क्या चीज कैसे रही है। तो ये पहला वाक्य नहीं होगा, इंट्रोडक्शन भी इसमें ज्यादा कुछ मिला नहीं। देयरफॉर अभी आपको पढ़ाया गया था, जिस वाक्य के जिस सेंटेंस के अंदर देयरफॉर आ जाए, हैंस आ जाए, है ना, कॉन्सिक्वेंटली आ जाए, दस आ जाए, वो तो कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लिखा है क्लारीपयट्टू इज एन एशियन मार्शल आर्ट ऑफ केरला। आपके जो क्लारीपयट्टू है वो क्या है? केरल की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक नाउन है? बताइए, ये एक नाउन है, इससे स्टार्टिंग हो सकती है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि हमारी स्टार्टिंग डी से हो जाएगी। आगे क्या है? There have been several factors responsible for it। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब हमें यही नहीं पता कि किस बात के लिए जिम्मेदार है, तो ये करेक्ट नहीं हो रहा, इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। आगे बोला है इट इज नाउ कंसीडर्ड अ डाइंग फॉर्म ऑफ आर्ट। अभी आपने कुछ पढ़ा था, यहां लिखा हुआ था आर्ट, यहां भी क्या लिखा हुआ हमारे पास? आर्ट, यानी आर्ट कनेक्ट हो रहा है ना। वैसे भी ये जो है हमारे पास शब्द, ये क्या है? एक नॉन लिविंग नाउन है, तो उसके लिए हम एक प्रोनाउन इट लगा भी सकते हैं। ये बात भी हमारी सही है कि जो क्लारीपयट्टू है वो क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट है केरला की। और आज के समय में क्या हो रहा है? इट इज नाउ। अब इसको क्या माना जाता है? अब इसको एक डाइंग फॉर्म ऑफ आर्ट माना जाता है, यानी एक ऐसी कला माना जाता है जो अब लुप्त होने की कगार पर है। कनेक्ट हो रहा है, तो डी के बाद माय डियर आ जाएगा आपके पास ई आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव टू प्रिजर्व इट। अब देखिए, ऑल्सो एक ऐसा शब्द जो बताता है भी। मैंने कहा मुझे भी चाय पीनी है, इसका क्या मतलब है? कि पहले कोई और भी चाय की डिमांड कर चुका है। ऑल्सो तभी आता है जब इससे पहले सेम कॉन्टेक्स्ट में कोई दूसरी बात बोली गई हो। तो यहां तो मैं कुछ मिल नहीं रहा, आइए इसको ढंग से चेक करते हैं। इस सबको यहां पर थोड़ा हटा देते हैं। सबसे पहला वाक्य आपने ढूंढ लिया है, क्लारीपयट्टू क्या है? एक प्राचीन आर्ट है केरल की। ठीक है, आज वो कैसी कला है? ऐसी कला है जो लुप्त होने की कगार पे है। तो लगता नहीं हमें रीजन देने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि जो एक कला है लुप्त होने की कगार पे है। लिखा गया है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रीजन तो आपका ये हो गया, यानी आपका आ गया ए। क्या कोई और रीजन भी है? ऑल्सो द गवर्नमेंट, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई इसलिए लुप्त हो रही है, दूसरा जो सरकार है उसने इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं किया है, यानी आपका आ जाएगा इसके बाद एफ आ जाएगा। क्या क्या बच गया हमारे पास बताइए? अब हमारे पास क्या बचा है? सबसे पहले हमने क्या लगाया है? डी लगाया है। ठीक है, डी हमारे पास आ गया, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमने क्या लगाया है? ई लगाया है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। ए के बाद क्या आ गया? ए आ गया। लेकिन रुको, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें एक बात और बोली गई है। क्या है? देयर हैव बीन सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है कि लुप्त क्यों हो रही है। सीक्वेंस को हम दोबारा बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा आ रहा था सी, लिख दिया हमने सी। सी के बाद क्या है हमारे पास? कि भाई अब कैसी कला है? ऐसी जो लुप्त होने की कगार पर है। सी के बाद हमारा आ गया है डी। डी के भी अब बताओगे कि भाई कगार पे क्यों है, खत्म होने वाली है। फिर हम बोलेंगे कि भाई बहुत सारे रीजन है जो इसके लिए जिम्मेदार है। फिर आपने लगा दिया यहाँ पर क्या? डी आ गया। अब रीजन बताओ क्या क्या है? एक रीजन तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। ठीक है, ए आया। एक रीजन ये है कि सरकार ने भी कुछ नहीं किया। फिर हमारे पास क्या आ गया? एफ आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा? 4 हो गए हैं, 2 बचे हैं। बताइए अब इसके बाद क्या आना चाहिए?
कुछ छूटा है क्या इसके अंदर? सबसे पहले हमारे पास सी आ गया, करेक्ट। सी के बाद हमने क्या बताया? सी के बाद हमारे पास आ जाएगा ई। सी आ गया, उसके बाद ई है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या आ गया? एफ। अब लास्ट में ये बचता है, आपको पता भी है कि जिस वाक्य के एंडिंग में देयरफॉर, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट मिल जाते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो किसी निष्कर्ष को बताते हैं। तो अंत में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एक बार दोबारा रीडिंग करते हैं, क्या हमने इसको सही किया है? चलिए एक आखिरी बार इसको दोबारा रीड करके देख लेते हैं। आज आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस आज आपको समझाना है कि जब भी आप रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना होता है। देखिए सी में क्या है, बोला है कि जो कलारीपयट्टू है एक प्राचीन कला है। किसकी? केरल की। इंट्रोडक्शन सही है। उसके बाद क्या बोला? ये एक ऐसी कला है जो आज के समय मानी जाती है कि बस लुप्त होने वाली है। ठीक है, ई भी आ गया। अब एक रीजन बताना कि भाई ऐसा क्यों। तो बोला है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि लुप्त क्यों हो रही है। डी आ गया। उसके बाद क्या? पहला तो रीजन ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और उसके बाद क्या बताया कि सरकार ने भी इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये आ चुका है कि जो लोग इस कला को सीखना चाह रहे थे उन्होंने इस कला को सीखना छोड़ दिया। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। आप इसको चेक कीजिए, मुझे बताइए अगर आप सभी का यही आंसर है तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। देखते हैं हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो को करिए पॉज, और पॉज करने के बाद देखिए क्या आपका क्वेश्चन सही बना है। चलिए मैं आपको बना के बताता हूं। बोला क्या है? बोला है आई हैड पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कुड इजिली आंसर ऑल द क्वेश्चन टिल आई केम टू द लास्ट वन। मतलब यहां पर बोला गया, मैं आपको हिंदी बता देता हूं साथ साथ में ताकि आप इसको अच्छे समझ पाए। बोला है मैंने बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग करी थी और सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत आसानी से कर पाया जब तक कि मैं आखिरी क्वेश्चन पर नहीं पूछा। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेडी, उस महिला का नाम बताइए हु क्लीन्स योर फ्लोर, जो आपका फर्श साफ करती है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां बोला है कि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाया। पहले आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे या पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा? बिल्कुल सही है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर हमें फर्स्ट में नहीं मिल रहा तो पहला तो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला क्या है? यस ही रिप्लाइड, उसने बोला हाँ ऐसा है। कैसे? जब तक आप किसी से कुछ पूछेंगे नहीं वो आपको जवाब नहीं देगा। अभी भी सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं इसमें पूछा गया तो ये वाक्य नहीं होगा। पहले आप किसी से पूछोगे फिर वो आपको रिप्लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट वाक्य नहीं हो सकता। आई थॉट द क्वेश्चन वॉज अ जोक, आई हैड सीन हर बट हाउ वुड आई नो हर नेम। मुझे लगा क्वेश्चन है, मजाक है, मैंने उसको देखा तो है लेकिन मुझे क्या पता उसका नाम क्या है। फिर वही बात, क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है या मजाक है? ये आपका वाक्य पहला नहीं होगा। आगे क्या है? लिखा है ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, मेरी इंटर्नशिप के दौरान वी वर गिवन अ क्विज, हमें एक क्विज दी गई थी ये चेक करने के लिए कि हमने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि एक इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल बिल्कुल ही हमारी इंफॉर्मेशन है। तो हमारा पहला वाक्य कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। अगर आपको अब क्वेश्चन पेपर मिल चुका है तो इसका मतलब यही है कि अब आप क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, यानी कौन सा आएगा? ए आएगा। कि भाई आपने बताया कि ट्रेनिंग के समय क्वेश्चन पेपर मिला देखने के लिए कि हमने कितना कुछ सीखा है। मैंने क्या बताया? मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी थी और सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पा रहा था जब तक कि मैं आखिरी क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? उस लेडी का नाम बताओ हु क्लीन्स योर फ्लोर। अब मुझे बताओ कहीं पे नेम की बात दोबारा चल रही है, लेडी की बात दोबारा चल रही है? यस और नो? बिल्कुल चल रही है। ये रहा नेम की बात दोबारा यहां चल रही है, यहां लिखा है ना आई हैड सीन हर, हर मतलब लेडी की बात दोबारा चल रही है। और यहां देखो क्वेश्चन भी आपका कनेक्ट हो रहा है, यही तो वो क्वेश्चन है। ये रहा आई थॉट, मुझे लगा क्वेश्चन है, मजाक है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। किसको? उस लेडी को देखा है जो फर्स्ट साफ करती है, लेकिन मुझे क्या पता उसका नाम क्या है। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो डी ए, उसके बाद आ जाएगा आपका सी। इतना क्लियर है? अब आप देखो आप कौन से क्वेश्चन पे थे? आखिरी क्वेश्चन जो पूछा था महिला का नाम बताओ जो फर्स्ट साफ करते, लास्ट क्वेश्चन था। उसमें एक पॉइंट यहां भी बन रहा है, देखो क्या है? आई सबमिटेड माई पेपर लिविंग द लास्ट क्वेश्चन ब्लैंक। मतलब आखिरी जो क्वेश्चन है वो तो मुझे समझ में आया नहीं, ना मुझे पता उस लेडी का नाम क्या है। आखिरी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ते हुए मैंने क्या करा? पेपर सबमिट कर दिया। एंड आस्क्ड द मैनेजर, और मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि इट वुड काउंट फॉर असेसमेंट, क्या ये असेसमेंट के लिए काउंट किया जाएगा? क्या जो आपने पूछा है ये क्वेश्चन, इससे पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छी ट्रेनिंग से करी है? अब एक बात बताओ, यहां तो आपने कुछ पूछा है, लिखा है ना आस्क, यहां पर आपने कुछ पूछा है तो सामने वाला आपको रिप्लाई भी करेगा, बोलो हाँ है ना। अब एक बात और देखो, जो मैनेजर है वो क्या है? आपका एक नाउन है, राइट? नाउन के बाद क्या आ सकता है? एक प्रोनाउन आ सकता है, तो यहां पर एक प्रोनाउन का यूज भी
किया गया है, यानी अब आपका करेक्ट जो होगा बी होगा। जब आपने मैनेजर से पूछा कि यह असेसमेंट के लिए काउंट होगा, उसने बोला हाँ ये काउंट होगा। उसने बोला है कि आपके जीवन में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, चाहे वो सारे लोग ऐसे हों जो आपसे क्या करते हैं, बस हाय हेलो बोलते हैं, है ना, कि आपके करियर में जितने भी लोग मिलते हैं वो सारे हमारे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाय हेलो भी करते हैं वो भी। ये इसने बात बोली है, बता दिया इसके अंदर। तो ये एक ऐसी बात है, इस मैनेजर ने कुछ ऐसा सिखाया है जो अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। लिखा है आई हैव नेवर फॉरगॉटन दिस लेसन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं आपको दोबारा बताऊं कैसे बना। आपने शब्दों को कनेक्ट करा है। लिखा था कि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग करी और सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से किया। क्वेश्चन पेपर था नहीं, आंसर कैसे करोगे, ये कट जाता है। दूसरा है यस ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। पहले आप पूछोगे फिर कोई रिप्लाई करेगा, ये भी कट जाता है। मुझे लगा क्वेश्चन में मजाक है, क्वेश्चन पेपर मिला नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पर आता है कि आपके ट्रेनिंग के समय आपको परखने के लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया गया था, क्वेश्चन पेपर मिल गया तो आपका डी आ गया। अब क्वेश्चन पेपर मिला है तो अब आप क्या करोगे बताओ, अब आप क्वेश्चन पेपर को लगाओगे, आपका ए आ गया। यहां पर हम पहुंच गए थे कहां पर बताओ, लास्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आप पहुंच गए थे लास्ट क्वेश्चन पे, और जो लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हो तो सबमिट भी करोगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या बोला, क्या कि भाई लेडी का नाम बताओ। आपको तो नाम नहीं पता था, जो हमारा मेंशन कहाँ है, सी के अंदर। कि क्वेश्चन है मजाक है, मैंने उसको देखा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, ये भी आपका हो गया। आखिरी क्वेश्चन में पूछे, नाम आपको पता नहीं, तो ऑप्शन क्या बचता है कि आपने क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया आखिरी क्वेश्चन को छोड़ते हुए। आपका क्या आ गया, एफ आ गया। फिर बी में क्या है, चूंकि आपने एफ में पूछा था कि बताओ क्या ये असेसमेंट के लिए काउंट होगा, उसने कहा यस होगा, तो आपका बी आ गया। फिर ये एक ऐसी बात है ई में जो बोला है कि ये जो बात बताई है मैनेजर ने, कुछ ऐसा है, ये लेसन ऐसा है, मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है तो कभी भी उसको कॉन्टेक्चुअली लगाने से पहले आप एक बार ग्रामर के अकॉर्डिंग भी चेक कीजिए कि उसमें नाउन पहले आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रेपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है या फिर क्या है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।